हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की विजिट पर हैं। हाल ही में उन्होंने यूएस की फर्स्ट लेडी यानी प्रेसिडेंट की वाइफ जिल बाइडेन को लैब ग्रोन 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन गिफ्ट के इस बॉक्स में और भी चीजें थी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं और उनके क्या मायने हैं। डायमंड जिस छोटे से बॉक्स में रखा था, उस बॉक्स को कर एक कलमदानी कहते हैं, जिसे कश्मीर के आर्टिसंस बनाते हैं। इसी के साथ जो बाइडेन को भी एक स्पेशल गिफ्ट दिया गया। इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसे राजस्थान के शिल्पकार द्वारा बनाया गया, जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। राजस्थान में चंदन की नक्काशी करना एक प्राचीन कला है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया। इस बॉक्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है, यानी इसकी नक्काशी में सिर्फ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का पैटर्न है। इस बॉक्स के अंदर चांदी से निर्मित गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है, जो बाधाओं के विनाश का प्रतीक है। वही इस बॉक्स में आप ये चांदी के नग देख रहे होंगे। इन्हें 10 दान कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति के दान के स्वरूप को दर्शाते हैं। जिल बाइडेन को जो लैब ग्रोन डायमंड दिया गया, वो आखिर चीज क्या है, आइए समझते हैं। लैब ग्रोन डायमंड लैब में कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो हूबहू जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने नेचुरल डायमंड की ये दिखने में नेचुरल डायमंड की तरह ही लगते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल है कि इन्हें लैब में बनाया गया। लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड की तरह ही गुण प्रदर्शित करते हैं, बस थोड़ी सी कमी ये है कि इनकी चमक नेचुरल डायमंड के मुकाबले थोड़ी कम होती है। लेकिन किन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें बनाया जाता है? इसकी 2 प्रोसेस है। फर्स्ट, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सेकंड, केमिकल वेपर डिपोजिशन। लेकिन इन लैब ग्रोन डायमंड्स के यूज क्या क्या हो सकते हैं? इनका यूज मशीन्स एवं टूल्स में किया जाता है। इनकी हार्डनेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए इन्हें कटर के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है एंड ज्वेलरीज के लिए। फिर आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर एक आर्टिकल आया था, जिसमें ये बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की है, जबकि वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के गरीब देशों ने इसमें नगण्य योगदान किया। इस आर्टिकल में जो राइटर ने सबसे पहले ये बताया कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदारी औद्योगिक देशों को निभानी थी, वो उन्होंने नहीं निभाई। फॉर एग्जाम्पल, जलवायु परिवर्तन और उससे लड़ने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्था को सालाना $100 बिलियन हस्तांतरित किए जाने थे, और ये प्रतिबद्धता पेरिस समझौते के दौरान तय की गई थी। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने इसका पालन नहीं किया। ग्लोबल साउथ, जिसमें गरीब राष्ट्र शामिल हैं, उनका जलवायु परिवर्तन में योगदान तो कम है, लेकिन वे असमान रूप से ज्यादा प्रभावित हैं कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशन। और इसी के लिए विकसित देशों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था मुहैया करवाए। लेकिन विकसित देशों ने ऐसा नहीं किया। अगर क्लाइमेट फाइनेंस में कमी होती है तो ये डायरेक्ट वैश्विक प्रयासों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर वित्त नहीं होगा तो विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास प्रथाओं में निवेश करने के लिए संसाधनों की सीमितता से गुजरना पड़ेगा। अपर्याप्त जलवायु वित्त असमानताओं और अन्याय को भी बढ़ाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का बोझ विकासशील देशों पर ज्यादा होता है, जिसका असर कमजोर समुदायों पर पड़ता है, जिनका योगदान जलवायु परिवर्तन में सबसे कम है। CBAM के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य यूरोपीय संघ के उत्सर्जन को कम करना है, जिसमें इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा। सेकंड, यूरोपीय संघ के लिए कार्बन गहन वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा नहीं खोना। और तीसरा ये है कि जो देश निर्यात करते हैं, उनकी कार्बन तीव्रता में कमी लाई जा सके। 2026 में शुरू होने वाले इस तंत्र में सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर, ग्लास, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस जैसे प्रोडक्ट शामिल होंगे।
जिनमें सबसे ज्यादा रूस, यूक्रेन, तुर्की, भारत और चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। फिर इसमें राइटर ने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कि क्या किसी गरीब देश को इस सिस्टम से छूट दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किन देशों को छूट दी जाएगी। सेकंड, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो उसमें कौन कौन से एमिशंस शामिल होंगे। इसमें प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट एमिशन शामिल होंगे या इनडायरेक्ट भी शामिल होंगे, और किन उत्पादों को इसमें शामिल किया जाएगा और किन को नहीं। आप सब इन्हें कैसे डिसाइड करेंगे, इनका मापन कैसे करेंगे। किसी उत्पाद के सटीक कार्बन पदचिह्न का निर्धारण करना जटिल हो सकता है, खासकर जब किसी चीज से डायरेक्ट एमिशन हो रहा है या इनडायरेक्ट एमिशन हो रहा है। यहाँ स्पष्ट है कि CBAM के कवरेज में कुछ मनमानी शामिल है। इसके अलावा इसमें आगे बताया गया कि CBAM बहुपक्षवाद की भावनाओं के खिलाफ एक पक्षीय कदम है, क्योंकि एक तरफा टैरिफ इम्पोज करना WTO के प्रिंसिपल के खिलाफ है। एक मुद्दा इसमें संरक्षणवाद का भी उठता है। एक जोखिम है कि CBAM का उपयोग घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाकर संरक्षणवाद के रूप में किया जा सकता है। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आई थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एलन मस्क को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता दिया। उनसे पूछा गया था कि आप किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे इंडिया में, तो उनका जवाब कुछ इस तरह आया। उन्होंने 3 पिलर्स पर बात की। फर्स्ट, एनर्जी को लेकर, जिसमें सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी शामिल है। सेकंड, उन्होंने स्पेस कोऑपरेशन की बात की कि उनकी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट प्रणाली है जो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उपग्रह आधारित प्रणाली रिमोट एरिया को कम्युनिकेशन के लिए काफी अच्छी एक्सेस प्रोवाइड करती है। वहीं थर्ड पिलर पर बात करें तो उन्होंने ये कहा कि भारत अगर उनके इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटा दे तो टेस्ला वहां अपना प्लांट लगा सकती है। फिर एक न्यूज द हिंदू की थी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पब्लिश की, जिसमें इंडिया की रैंक 127 यानी 127 है। पिछले साल 135 थी और इस बार 127 है, यानी कि भारत ने इस बार 8 स्थानों का सुधार किया। अपने पड़ोसी के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान का स्थान 142 है, बांग्लादेश का 59 है, यानी भारत से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में बांग्लादेश पहुंच चुका है। वहीं चीन की 107, नेपाल की 116 और श्रीलंका की 115 है। आइसलैंड की स्थिति सबसे ऊपर है, यानी सबसे अच्छी स्थिति में वहां मौजूद है। इसके कुछ की एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये कुछ इसके कोर एरियाज है जिन पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में एक पुलिस रिफॉर्म को लेकर न्यूज आई थी कि पंजाब विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इस अधिनियम की विशेषताएं देखें तो यह विधेयक राज्य सरकार को अपनी पसंद का DGP नियुक्त करने का अधिकार देता है। विधेयक में पंजाब सरकार द्वारा 7 सदस्यीय पैनल समिति के गठन का प्रस्ताव है, और यहाँ 7 सदस्यीय समिति DGP की सेवा अवधि, रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर योग्य अधिकारियों के समूह में से 3 वरिष्ठतम अधिकारियों का चयन करेगी। लेकिन इस विधेयक से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा ये है कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह वाद में जो डायरेक्शन दिए गए थे उसका उल्लंघन करता है। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को योग्य अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होता है। इसके बाद UPSC पैनल से 3 अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट करती है और राज्य सरकार उन तीनों में से अपनी पसंद के एक अधिकारी का चयन करेगी। लेकिन इस विधेयक ने UPSC की इस प्रोसेस को निगलेक्ट कर दिया, यानी जो अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट करेगा वो UPSC का पैनल ना होते हुए पंजाब सरकार का 7 सदस्यीय पैनल होगा। सेकंड मुद्दा, इसे संघवाद के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है कि ये संघवाद की भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन बिल पर पंजाब सरकार का तर्क है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस
राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए पुलिस के सभी स्तरों पर राज्य सरकार के अधिकार होने चाहिए। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो इस एग्जाम्पल का यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर निबंध के लिए आपको एक कोट्स प्रोवाइड किया गया था कि धर्म का अर्थ कट्टरपंथ से नहीं, उसका अर्थ है विश्वास की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा रखना। इस पर निबंध लिखने की कोशिश कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।